बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं ताहिर मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। अभी मैं प्रोसेस में था अपने यूट्यूब चैनल नया लॉन्च करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कोयटा बलूचिस्तान में एक हादसा हो गया बहुत अंदोनाक, जिसमें हमारे काफ़ी हज़ार के मोमिनीन शहीद हुए। आदो के ऐसे वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में कोई नए नहीं हैं, ये अरसे से होते चले आ रहे हैं बलूचिस्तान में। बल्कि पिछले अदवार में तो सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में 500 से ज़्यादा मोमिनीन शहीद हुए बलूचिस्तान में, और जरदारी के दौर में भी इसी तरीके से मोमिनीन शहीद हुए। और जिन दोनों ने ना उस जगह का दौरा किया और ना उनसे हमदर्दी की और ना कोई ऐसे तदाबीर की कि जिससे उन हादसा को मुस्तकबिल के लिए रोका जा सके। अनफॉर्चुनेटली इस मरतबा जो वाक़या हुआ है, ये मेरा पहला इस वक्त वीडियो है जो कि अभी मैं सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स के लिए कर रहा हूँ, जो कि इंतहाई ज़रूरी एक आप लोगों की तवज्जो मुतवज्जो कराना चाहता हूँ। और ये सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स के लिए, फिर मैं इंशाअल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि मैं मुख्तलिफ मसाइल और टॉपिक्स पे मैं अपनी वीडियो लॉग करूँगा। अनफॉर्चुनेटली जब ये हादसा हुआ और इतने मोमिनीन शहीद हुए, जो एक नेचुरल रिएक्शन था कौम की तरफ से और शिया ख़ास तौर पे शिया बरादरी की तरफ से, कि ज़ाहिर बात है उन्होंने एहतजाज शुरू किया और अपने दुख का और गम का इजहार किया। ये तो एक उसका एक नेचुरल एक फितरी पहलू था, जिसमें तमाम ज़ाहिर बात है जो ही मोमिन जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, रिश्तेदार और दोस्त होना ज़रूरी नहीं था, बल्कि जो ही मोमिन जिसने भी सुना कि जिस तरीके से उनको शहीद किया गया, उस पर सारी आंखें अशबार थीं। सब मोमिनीन रंजीदा थे और सब परेशान थे। बदकिस्मती से उसको इस वाक़े को, जो कि पहले भी होता रहा है, ख़ास तौर पे दूसरे पहलू से सियासी तौर पे इसको इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। बड़े अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि एक वाक़या होता है और सब रंजीदा हैं, परेशान हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने पहले दिन से ज़ाहिर बात है अली ज़ैदी और जुल्फ़ी बुखारी को वहाँ भेजा और पहले दिन से निगोशिएशन शुरू हो गई, क्योंकि जो हज़ारा के मोमिनीन थे वो धरना दे बैठे थे लाशों के साथ, को दफन नहीं करना चाहते थे, उनसे मजाक कराते हुए। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली मैं कोई तफसील में जाऊँगा, सबको आपको इन तफसीलात का पता है। लेकिन उसके बाद उसका जो एक तारीख पहलू कहा जा सके और अफसोसनाक पहलू कहा जा सके कि उसको जो हमारे सियासी इंतशार जो उस वक्त दुनिया के हालात चल रहे हैं उसके उस तनाजुर में नहीं देखा गया, जो कि ख़ास तौर पे इंडिया की एक साजिश है, अमेरिका है, इसराइल है, और जो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, सुन्नी शिया फसादात हों, और इस बहाने वहाँ पे जिस तरह इराक़ और शाम में और दूसरे ममालिक में, मिस्र में, लीबिया में हुआ, इस तरह वहाँ पे पाकिस्तान में ये अफरा तफरी करके ना सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार और तबाही फैलाई जाए, बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज को भी इन्वॉल्व किया जाए और इनको कमज़ोर किया जाए। बहरहाल उसका मैं बहुत ज़्यादा तफसील में जाऊँगा, सबको आपको ज़्यादा सब चीज़ें पता हैं। लेकिन चूँकि उसका एक अफसोसनाक पहलू जो मेरे लिए बहुत कर्ब का बाइस बना, वो ये कि हमने ख़ासतौर पर शिया अहले बरादरी ने जो मोमिनीन और मोमिनात जो तकलीफ़ में थे, जिनको अज़ियत हुई, जिनको तकलीफ़ हुई उनके इस तरह से शहीद करने से, वो अपने गम का इजहार कर रहे थे, वो एक अपनी जगह है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ मोमिनीन ने या कुछ इंतशार पसंद अफराद ने साथ साथ इमरान खान को न सिर्फ गालियाँ देनी शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उस पर इल्ज़ाम लगाना, जबकि उसका इस वाक़े में कोई कसूर नहीं। एज ए हुकूमत सरबराह ज़ाहिर बात है वो हुकूमत जिम्मेदार होती है जो वाक़ई मुल्क के अंदर होता है सिक्योरिटी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस इमरान खान के ऊपर, जिसकी भी हुकूमत आए हुए 2 साल हुए हैं और 30 साल से हमारे यहाँ जो है जरदारी और नवाज शरीफ फैमिली सब जानते हैं कि हुकूमत कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा बड़े बड़े वाक़यात, मॉडल टाउन का वाक़या हो जहाँ डायरेक्ट गोलियाँ मारी गई हैं मोमिनीन को, मोमिनात को, और हज़ारा के कितने वाक़यात हुए, 500 से ज़्यादा मोमिनीन शहीद हुए हैं हज़ारा के। लेकिन इसको इमरान खान के ख़िलाफ़ एज ए पॉलिटिकल स्टंट यूज़ किया गया और उसको बदनाम करने के लिए पूरा फ़ायदा उठाया गया और उसके ऊपर गालियाँ और इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जो है उससे उसको कोई हमदर्दी नहीं है, जबकि उसके रिकॉर्डिंग मौजूद है कि वो कई मरतबा हज़ारा से हमदर्दी का इज़हार कर चुका है और पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि मुल्क में वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो
और ये वाक़या आइंदा ना हो सके, जबकि उसके दौर हुकूमत से 2 साल के दौर हुकूमत ये पहला एक वाक़या सिंगल, जबकि इससे पहले बहुत वाक़े बहुत मुमनीन शहीद हो चुके हैं। हमारे पाकिस्तानी फोर्सेज, सिक्योरिटी एजेंसीज, फौज, ISI और पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुसलसल कोशिश कर रही है और कि इस तरह से कोई वाक़या पाकिस्तान में ना हो सके। लेकिन बदकिस्मती वाक़या हुआ, मेरा ये पहला जो कि मेरा प्रोग्राम नहीं था, ज़ाहिर बात है मैं अपनी तैयारी कर रहा था चैनल की मुख्तलिफ टॉपिक से बात करने के लिए, बल्कि अनफॉर्चुनेट चूँकि इतना अंदोनाक वाक़या हो गया और बड़ा तकलीफ और अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई, इस वजह से मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ अखलाक़ी और मजहबी कि मैं एक आपके सामने एक उसका पहलू रखूँ कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें इमरान खान का जो है कितना कसूर है, कितना कसूर नहीं है। मैं अपने पहले ही प्रोग्राम में एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी पूरी तसल्ली से इसको 10-15 मिनट की है वो, लेकिन बहुत ज़रूरी है देखना। अगर आप हक़ाइक़ जानना चाहते हैं, अगर आप मालूम करना चाहते हैं और अल्लाह के सामने आप चाहते हैं कि आप हक़ की बात करें और कोई आपसे या हमसे किसी से ज़्यादती ना हो, तो इस पूरे वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो आपके शुरू की वीडियो में 2 मिनट में 3 मिनट में आपके आंसू आना शुरू हो जाएंगे, जो इसमें एक जबकि इस वीडियो का हज़ारा की वीडियो से और वाक़या से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको इस वीडियो को देखने से अंदाज़ा होगा कि किस तरह क्या बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के हालात हैं, किस तरह वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी जो इदारे तकलीफ़ों में और क्या क्या उनके ऊपर जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और किस तरह बम धमाके में और किस तरह वहाँ पे शहीद किया जाता है, और किस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट और इमरान खान ज़ाती तौर पे पर्सनली किस तरह जो धमाके में शहीद हुए हैं मोमिनीन मोमिनात और जितने भी और किस उनके लिए किस तरीके से कर रहा है। ये एक हमारे बैतुल माल का इदारा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का सरकारी, उसके सरबराह की वीडियो है जो कि रऊफ क्लासरा की पहली उसने ये व्लॉग किया इसके ऊपर, और वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप प्लीज़ तसल्ली से पूरी वीडियो मुलाज़ा करें, जब आपको अंदाज़ा होगा एग्जैक्टली कि वो इमरान खान कि जो ऐसे माजूर और आम लोग गरीब लोगों के लिए इतना उस काम कर रहा है और कितने मोमिनीन बढ़ चढ़ के उसके हेल्प कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसका इस नर्म दिल का आदमी और जो इतना गरीबों के लिए काम कर रहा है जो आपके पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कभी भी इमरान खान को ब्लेम नहीं कर सकते कि यह हज़ारा के कत्ल में शरीक है, या वो चाहता नहीं था, या वहाँ जाना नहीं चाहता था, या वो मतलब शियों से उसको मोहब्बत नहीं है, या मिसाल तौर पे वो उसके खिलाफ है वगैरह वगैरह। जबकि हालिया भी सबको पता है कि उसने खास तौर पर पाकिस्तानी तारीख में पहली बार इसराइल को न सिर्फ तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जो कि उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इसराइल को तस्लीम करना सऊदी अरब, जबकि UAE और बाकी इस्लामी रियासतें जा रही हैं, दौड़ दौड़ के जा रही हैं अपने मफादात हासिल करने के लिए। इमरान खान चाहता तो अपने मफादात हासिल करने के लिए बड़ी आसानी से इसराइल को तस्लीम करने के लिए करता, और बहाना मिल जाता कि सऊदी अरब भी कर रहा है और दूसरी इस्लामी रियासतें कर रही हैं तो हम भी कर रहे हैं और बड़े फ़वायद होते, लेकिन उसने साफ मना किया। उसके बाद वो ईरान सऊदी अरब से ताल्लुक़ उसके इस बार ख़राब हुए, वो ईरान की ब्लॉक की तरफ गया, ईरान की तरफ उसका झुकाव हुआ, उसने ईरान को CPEC में शामिल किया। तो ये कहना कि वो शियों के ख़िलाफ़ है या वो चाहता नहीं था या वो अपनी दुश्मनी से, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप ख़ास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट ऐसी, ये वीडियो जो मैं पेश कर रहा हूँ पहली, ये सिर्फ आप लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि अगर आप वीडियो गौर से देखें, रऊफ क्लासरा की है जिसने व्लॉग किया बलूचिस्तान पे, हज़ारा का कोई ताल्लुक नहीं इसका, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हमें किस किस्म का लीडर मिला है पाकिस्तानी कौम को खुशकिस्मती से, कि जो हमें किस तरह मुश्किलात से निकाल के लेके जाएगा। अभी हमारी चूँकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, 2 साल में हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरा मुल्क सही हो जाए, सब कुछ करप्शन, एक पूरे मुल्क में जो करप्शन है, जो वाक़यात है, जैसे 30 साल में जिस तरह मुल्क को इदारों को तबाह बर्बाद किया गया, मुल्क को जिस तरह लूटा गया है, और सिक्योरिटी एजेंसीज और ये सब ने अपने मफादात उठाए, चाहे जरदारी चाहे नवाशी, उन्होंने अपनी जायदादें बनाई, सब कुछ आप लोग सब जानते हैं, सब कुछ यहाँ है, इसमें कोई चीज़ छुपी भी नहीं। उसके बाद आपको एक ऐसा लीडर मिला है, 2 साल अभी हुए हैं और पूरी कौम ये चाह रही है कि महंगाई भी ख़त्म हो जाए, करप्शन भी ख़त्म हो जाए, हालात बिल्कुल लंदन और पेरिस की तरह हो जाए। और ये बदकिस्मती से जरदारी और नवाशी अभी भी 30 साल के बाद कह रहे हैं कि नहीं, हमें एक चांस और देते तो हम अगले 5 साल में सही कर देंगे, जो 30 साल में नहीं कर सके वो अगले 5 साल। जबकि हमें जब पाकिस्तान के इमरान खान को मिला था तो उसमें हज़ारों $100 अरब ज़्यादा तो कर्जे थे, ना सिर्फ उनके कर्जों की किस्तें देनी है, पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हर चीज़ में कमीशन ले लेके महंगे पावर प्रोजेक्ट किए गए हैं, वो है, महंगाई के इशू हैं, स्कैंडल्स हैं, जितने माफियाज हैं वो सारे आपको पता है। इस वक्त चूँकि मेरा मामला हज़ारा के हवाले से, तो मैं सिर्फ ये
चूँकि शियों ने उनको बहुत ज़्यादा इमरान खान को और मजहबी उसको यूज़ किया गया इस वाक़े को उसके ख़िलाफ़, और इस तरह की मिसालें दी गई करबला की और इमामों की, जिसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं बनता था बदकिस्मती से। मेरा मकसद ये कि आप इसके बलूचिस्तान की वीडियो देख लें, रूफ क्लास रखिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह आम गरीब लोगों की वहाँ मदद कर रहा है और किस तरह से इस्तेमाल कर, किस तरह लोग एतमाद होकर उसमें लाखों अरबों, आप खुद देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस वीडियो से कि लोग किस तरह डोनेट कर रहे हैं, इस तरह हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है ऐसे नेक लोगों की वजह से। ये मेरा मकसद है, इसको प्लीज़ बराए मेहरबानी वीडियो का आखिर तक देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर आपको एहसास हो जाए कि अगर सारे लोग एक गलत प्रोपेगेंडे में आके, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर मुल्क दुश्मन नासिर के प्रोपेगेंडे में आके इमरान खान के खिलाफ अगर ये मुहिम चला रहे थे, तो ये बिल्कुल गलत है। और ये बात नहीं है कि उसको जैसे कुछ चल रही है फेसबुक पे कि वो हम अब शिया वोट नहीं देंगे और शिया का वोट बैंक चला गया फल, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको पावर नहीं चाहिए, पावर नवाज शरीफ ज़रदारी को चाहिए कि उसको अपनी मिलें बनानी है, प्रॉपर्टी बनानी है। आज ही इंकशाफ है कि 300 प्रॉपर्टियाँ नवाज शरीफ की पता चली हैं, और जरदारी की सब जानते हैं कितने मिलियन डॉलर थे स्विस बैंक में, कितनी कितनी लोगों की प्रॉपर्टियाँ। उनको हुकूमत चाहिए, इमरान खान हुकूमत नहीं चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे के लिए इमरान खान की हमें ज़रूरत है। ऐसे सिंसियर मुखलिस लीडर को जो आज तक पाकिस्तान में नहीं नसीब हुआ बदकिस्मती। भुट्टो ने कोशिश की थी, उसका हशर पूरी कौम को याद है किस तरह से उसको जो है मिसाल बना के रखे, जो कि अमेरिका ने कहा था कि हम उसको मिसाल बना देंगे, और मिसाल बनाया। बहरहाल आज का मुझे इतना थोड़ा लंबा टाइम हो गया, माज़र चाहता हूँ, और कमी का मुझे आप इंशाल्लाह मुझे माफ़ फरमाएंगे, और ये वीडियो देखिएगा उसके बाद, और इंशाल्लाह उसके बाद मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास, आपके सामने नया वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूं। आज का जो वीलॉग है बड़ा गैर मामूली है। मेरे पास आज एक यहाँ स्टूडियो में जो आए हुए हैं, उनका नाम है ओन अब्बास बप्पी हैं। ये पाकिस्तान बैतुल माल के ये चेयरमैन है। इनका एक मैंने एक आके क्लिप देखा था, वो क्लिप आपको भी मैं दिखा दूँ। क्लिप देख के मेरी आंखों में आंसू थे कि वहाँ पे ये बलूचिस्तान का डेरा बुगटी, आपको पता है बहुत बड़ा इलाका है वहाँ पे, तो ऑलरेडी इंसर्जेंसी चल रही थी, बरूदी सुरंगें, वहाँ पे बम ब्लास्ट, तो तकरीबन 300-400 से ज़्यादा वहाँ पे लोग थे, बच्चे, औरतें, और उसमें लड़कियाँ भी थी, बुजुर्ग भी थे। उनकी टांगें, हाथ, बाजू बम ब्लास्ट या बरूदी सुरंगों में उड़ गए थे। ये देखने के बाद मुझे एहसास हुआ, और फिर इस पे जो उन्होंने आके एक रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। वो तो ओन अब्बास आगे बप्पी साहब ये बताएंगे। आप पहले ये ज़रा क्लिप देखें, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जब आप क्लिप देखेंगे आपकी आंखों में भी शायद कोई 2-4 आंसू जो है ना वो होंगे। आप ज़रा इसको क्लिप को देखकर वापस आएँ। बाकी की नाकाबिल यकीन कहानी जो है ना वो ओन अब्बास बप्पी साहब से सुनते हैं। हेलो, आप कैसे हो? जब मैं पिछली दफ़ा डेरा बुगटी गया था तो मुझे ये एहसास था कि इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन जब वहाँ मैं पहुँच के लोगों की एहसास महरूमी को देखा कि गुर्बत से बढ़कर जो ये लोग जिनकी लिम्स उड़ गई थी, आज़ाद उड़ चुके थे, उन लोगों की एहसास महरूमी को देखा तो मुझे शायद ये लगा कि ये बात जो है ना मेरी ड्यूटी से आगे बढ़ चुकी है। तो फिर हम अपनी पीपॉज से एक टीम पेशावर से लेके गए थे, जिन्होंने वहाँ मौके पर लोगों के साइज़ लिए, और साइज़ लेने के बाद 2 महीने के बाद जब वो लिम्स दोबारा जाके हम लोगों को लगाई, यकीन जानिए जब वो 100 लोग वहाँ पर वॉक कर रहे थे, और उनकी जो वॉक का जो तरीका था, मुझे ऐसे लगा कि शायद मैंने जो अपनी ज़िंदगी का मकसद है वो बैतुल माल में आने के बाद और इमरान खान का जो हकीकी मदीने की रियासत ख्वाब है उसको तकमील होते उस दिन देखा था। ये विजन है कि पाकिस्तान के अंदर एक इंसानियत का निज़ाम हो, एक रहम हो, हमारे में एहसास हो कि एक इंसानी माशरे में कई लोग ऊपर चले जाते हैं, कईयों के अल्लाह ने नहीं सलाहियत दी होती ऊपर आने की, तो रियासत की जिम्मेदारी होती है कि उनकी हम मदद करें, हम उनको ऊपर लेके आए, उनके लिए एक माहौल पैदा करें कि उनकी ज़िंदगियां बेहतर हम करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें। ये हमारी जिम्मेदारी होती है।
मेरा नाम यार मोहम्मद है। हम यहाँ ज़िले डेराबुक्टी के रिहायश बंदे हैं। तो हम ये मेरे बहन का जो पाँव कट गया ना, ये बम प्लास्टिक की वजह से कट गया था। तो इधर से इनका पाँव कट गया है। जो हमसे हो सका था ना, वो हमने इलाज थोड़ा कुछ किया था, बेहतर हो गया था। लेकिन इतना ज़्यादा हमारे पास इलाज के लिए कोई ऐसी ज़राए नहीं था। बेसिकली है हुआ यहीं था कि जो इधर मतलब जो एटमॉस्फेयर था पूरा गर्द आलूद हो गया था, जो इस पर असर हुआ था, इसके पाँव पर असर हुआ था। तो हमने तकरीबन 3-4 साल ये पंजाब ले गए, रहीम यार खान साथ के बाद इनका ट्रीटमेंट करवाया। थोड़ी बहुत इसमें मतलब फ़र्क आ गई होगी। अभी पाकिस्तान बैतुल माल के वो आगे हैं, तो उन्होंने ये हमारे वो पैर दूसरा दे दिए है, ठीक है ना, वो लगाए। वो प्रैक्टिस भी करवाते थे, ठीक है ना, 4-5 दिन पहले वो प्रैक्टिस करवाते थे। उसकी वजह से अभी बेहतर हो गया, वो चलने के लिए भी इसमें आसानी पैदा हो गए। बीमारी तो देखे ना एक अल्लाह पाक की तरफ से देन होती है ना, लेकिन बंदे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चल रहा हूं आज भी, दम टूटा नहीं है अभी। कल भी परेशानियां थीं, आज भी मुश्किलें हैं, लेकिन मैं हारा नहीं हूं अभी। आज अंधेरा है तो कल सवेरा भी होगा, आज धूप है तो कल छांव भी होगी। मायूस ना होना उस शख्स से कभी जो तुम्हारे अंदर बसता है, आजमाओ तो सही। जी, आपने वीडियो देख ली और आपके भी मेरा ख्याल है वही फीलिंग्स होंगे जो मेरे थे जब मैंने ये देखी थी। और आई वॉज ग्रेटली टच्ड। हो सकता है आपके मेरे लिए ये बड़ी मामूली सी बात हो कि आप उनके हाथ पाँव जो है लोगों को देखें, कितनी खुशी का इजहार करें। उनके लिए तो पूरी जन्नत, जब उनकी दुनिया जो है वापस आई है। बप्पी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कहते हैं स्पेयरिंग द टाइम। आई मस्ट है कि मेरे लिए नई चीज़ थी, क्योंकि हम सुनते तो रहते थे कि यहाँ पे बम धमाकों में, बरूद सुरंगों के उनमें वहाँ पे ब्लास्ट में, अफ़गानिस्तान में हम सुनते थे। अगेन वहाँ पे बहुत सारे लोग, बच्चे, औरतें जो हैं वो मजबूर होते थे। बलूचिस्तान का मुझे ये इतराफ़ करने थे, मुझे नहीं पता था कि इस तरह की वहाँ पे ये सिचुएशन है और इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो मजबूर हुए। ये कैसे सारा कुछ हुआ, आप तक ये कैसे पहुँचा कि वहाँ डेराबुक्टी में, और एक बलूचिस्तान के इलाके लोग तो वहाँ जाते नहीं हैं, जाते हुए डरते हैं। स्पेशली पंजाब के लोग जो हैं वहाँ पे किडनैपिंग हो जाती है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं या और बहुत सारे वहाँ नुकसानात हो जाते हैं। ये ज़रा स्टोरी आप ज़रा सुनाएंगे किस तरह हुआ सारा कुछ ये। थैंक यू वेरी मच क्लास साहब, बहुत शुक्रिया एक तो टाइम देने का। हुआ ये कि जैसे आपको पता है कि हमारे साथ अलाइज हैं पड़े, और बलूचिस्तान से हमारे साथ जो है ना जमहूरी वतन पार्टी भी अलाइज है। तो एक दफ़ा एक मीटिंग में शाहजैन बुगटी ने इशू रेज़ किया था प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में कि जी हमारे पास बहुत सारे डिसेबल लोग हैं जो कि डेराबुक्टी में हैं, लेकिन क्योंकि फेडरेशन इस्लामाबाद बहुत दूर है, इसलिए उनकी तरफ कोई भी इंपॉर्टेंस जो है ना नहीं जा रही। तो उन्होंने 1-2 दफ़ा इशू रेज़ किया। मेरी फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम बलूचिस्तान ख़ास तौर पर कोहलू, बारखान और डेराबुक्टी पर्सनली तौर पर जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट की वहाँ पे कोई ज़्यादा ख़ास वहाँ पे मूवमेंट नहीं है। तो मैं एक दिन टाइम बना के नवाब शाहजैन के साथ डेराबुक्टी चला गया। अब आपको जैसे पता है डेराबुक्टी मुल्तान से, इस्लामाबाद से मुल्तान, मुल्तान से रहीम यार खान, सादकाबाद से कश्मोर, राजनपुर की बैक साइड से होते तकरीबन 14 घंटे का सफ़र था। 14 घंटे का सफ़र था, और वो भी ऑब्वियसली क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं तो उनके साथ प्लान करना पड़ता है। पहले बहुत सारे बॉम्ब डिस्पोजल और बहुत सारे इशूज़ थे, तो मैं एक दिन उनके साथ प्लान करके चला गया। अब मेरा अंदाज़ा था कि जैसे नॉर्मली सारे पोलिटिकल लोग हैं, एक पोलिटिकल इशू होगा ये, और इसमें कोई ख़ास ज़्यादा वो नहीं हो। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं हैरान हुआ कि वहाँ कम से कम 350 से 400 लोग इकट्ठे थे मेरे इंतज़ार में, कि वहाँ पे जब मैं मौके पे कैंप लगा हुआ था डेराबुक्टी में, और वो नवाब अकबर खान की बुक्टी के घर के बाहर। कब की बात है जब आप? ये बात हुई है तकरीबन कोई अक्टूबर में से, अभी 2 महीने पहले। तो मैं वहाँ के 350 लोग बैठे थे, और उसमें बच्चियाँ भी थी, बुज़ुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, सारे थे। अब जैसे जैसे मैं उनको देखता गया, उनकी कहानी सुनता गया, तो मैंने उन्हें कहा जी हुआ क्या। फॉर एग्जांपल एक शख्स से मैंने पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, उसने कहा मैं बकरियां चराने के लिए गया था तो बम फटा तो मेरी टांग गुजरी। अच्छा। एक बच्ची जो है ना बैठी थी, तो उससे मैंने पूछा, ऑब्वियसली वो बलोची बोलते थे, तो ट्रांसलेटर से मैंने पूछा समझाएं उसे, तो उसने कहा मैं और मेरी बहन जो है ना हम घास काटने के लिए गए, और मेरी बहन वही मौके पर शहीद हो गई और मेरी एक टांग उड़ गई। उसी कहानी को सुनाते उसकी माँ ने रोना शुरू कर दिया।
उसने कहा कि मेहरबानी करके, वो बलोची में कह रही है, मेहरबानी करके इसकी टांग लगवा दो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी टांग, मुझे ये है कि जब ये बड़ी होगी इसकी शादी कैसी होगी, क्योंकि इस टांग के बगैर इसके साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। दैट वाज द मूविंग मोमेंट, मुझे अंदाज़ा हो कि ये प्रॉब्लम है। अच्छा, उस दिन मैं अपनी पीपॉज की टीम है पेशावर की, जो कि ये पोस्टासिस की और आस्थेटिक की टांगें बनाती है, आर्टिफिशियल लिम्स, और बहुत अच्छी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। मैं उनके कुछ लोगों को, टीम को भी साथ लेके गया था कि अगर वाकई हमें मौके पे वहाँ ये असेस करना पड़ जाए, तो मैं तो कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, तो असेसमेंट के लिए वो टीम साथ चली गई। उन्होंने वहाँ पे असेस करना शुरू कर दिया एक उसी वक्त तो हमने फ़ौरन जो हमारा एक दिन का प्लान था उसको 4 दिन पे एक्सटेंड करना पड़ गया। मैं एक दिन करके वापस आ गया, टीम को मैंने वहाँ पे स्टे करा दिया क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट से मेरा शायद रहना मुश्किल। 4 दिन उस पूरी टीम ने तकरीबन कुछ 200 के करीब लोगों को असेस किया और उनकी साइजेस मुकम्मल कर लिए। अब इशू ये था कि लोग सारे गरीब थे। रहीमियार खान से देरा बूटी का सफ़र है वो 6 घंटे का है, तो उसके बाद फिर ऑफिस देख सकते हैं कि ये सारा पीपॉज पेशावर का बहुत लंबा सफ़र था और इन तमाम की टांगें बननी थी पेशावर में आके। अब ये एक बड़ा पेशावर में कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, पीपॉज गवर्नमेंट में, पेशावर में इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, जहाँ आर्टिफिशियल लिम्स बनती है और बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। वार एंड टेरर के बाद इंस्टीट्यूट बनाया गया था, जो हमारे फौजी अफसरान एग्जैक्टली वही, तो मैं उनको साथ लेके गया था। अब इशू ये था कि साइज तो ले लें, लेकिन उनको लगाने के लिए फिर दोबारा देरा बूटी से पेशावर शिफ्ट करने। खैर मैंने कहा आप साइज ले लें, और साइज लेके टीम वापस चली गई। जब टीम वापस पहुंची तो उन्होंने जाके साइजेस बनाए, उन्होंने कहा जी टांगे तैयार हो जाएंगी, इसको लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करें। आपको थोड़ा बैकग्राउंड का अंदाजा है वैसे कि टांगे, मुझे बताएं, मेरा ख्याल अगर मुझे है भी सही तो व्यूअर्स मैं थोड़ा सा समझा दूं कि 2005 के बाद जब देरा बुगटी में इंसर्जेंसी का आगाज़ हुआ था, नवाब साहब के एक बड़े सैड इंसिडेंट के बाद, वहाँ पे जो BR है, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, उसने सारी लैंड माइंस, लिबरेशन आर्मी नहीं, बलोच रिपब्लिकन आर्मी भी है, ये ब्रह्मदा बुगटी जो जिसको अब चलाता है, स्विट्जरलैंड से चलाता है, ये उसके लोगों ने वहाँ पे लैंड माइंस बिछा दी थी और ये सारी की सारे हमारे फौजी भाइयों के लिए बिछाई गई थी। और जितनी सुई में, देरा बुगटी में जो जितनी गैस की पाइपलाइंस हैं, उनके एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के ऊपर सारे के सारे भंबोर राइफल और सुई राइफल तैनात थी। तो जैसे जैसे इन लोगों की मूवमेंट होती थी, उनकी लाइन माइंस बिछाई थी ताकि ये शहीद हो जाए या नुकसान हो, जिसमें अब तक 186 हमारे जो है ना भाई वो शहीद हो चुके हैं, ये फौजी जो 2005 से लेकर 2020 तक, और तकरीबन 500 से ज़्यादा फौजी जो है ना अपनी लिम्स गंवा चुके हैं। लेकिन क्योंकि फौजियों का एक सिस्टम होता है, उनकी लिम्स लग भी रही हैं, उनका सिस्टम, लेकिन इसी में इस क्रॉस फायर में हमारे सिविलियंस भी फंसते गए, कोई बकरी चराते हुए, कोई मूव करते हुए, कोई मोटरसाइकिल पे जाते हुए, और उनकी तादाद कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग हैं जो इस क्रॉस फायर, 2 से 3 हज़ार जिनकी आर्टिफिशियल लिम्स उड़ गई। गई। अच्छा, अब मैंने जब ये सारा देखा कि इसको तो फिर दोबारा लेके आना है, हमने पीपॉज को कि आप टांगे बनवाएं, बैतुल माल ने उनको पेमेंट की, उन्होंने टांगे बनाई, फिर हमने उनके लिए 2 ट्रक्स हायर किए। तो ये इसकी कास्ट कितनी बनी? तकरीबन 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा। एक टांग की कॉस्ट नॉर्मली आ रही थी 1,03,000 रुपये, जो कि हमारा उनके साथ MOU हुआ था, तो 1,03,000, और ये सारी की सारी जर्मन टेक्नोलॉजी थी, बड़ी बेहतरीन किस्म की टांगे। वो टांगे बनवा के और सारे लेके जब हम देरा बुगटी दोबारा गए, फिर मुझे खाद साथ चला गया, क्योंकि 3rd डिवीजन, ये सारा काम आप उसमें अक्टूबर से इसका नवंबर 1.5 महीने में हो रहा है, सारा मुकम्मल हो गया। टांगे जब मुकम्मल हो गया, अब इतनी सारी टांगों को शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा रोला पड़ गया कि जी वो पेशावर से लेके देरा बूटी का, पेशावर से सफर तक देरा बूटी का 18 घंटे का बनता था, 17 घंटे का। फिर हमने ट्रक्स हायर किए। मैंने पीपॉज को पर्सनली रिक्वेस्ट की कि आप पूरे डॉक्टर्स की टीम लेके जाएं। उनकी बड़ी मेहरबानी, वो सारे डॉक्टर्स की टीम को लेके जब वहाँ गए, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट जो हुआ है, ट्रकों पे टांगे सारी ट्रकों पे गई थी ना, क्योंकि एक टांग नॉर्मल जिस तरह की आप टांग है, इसी तरह की एक टांग होती है, लेकिन लोहे की होती है, वजन इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर एक शख्स की 2-2 टांगें वो थी, किसी की हिप के जो जॉइंट्स होते हैं उसके साथ लगे हुए थे, किसी के सिर्फ नी के क्रचेस जो नीचे लगे वो थे, हाथ बाजू जो आर्टिफिशियल जो होता है जिसके साथ मूवमेंट भी हो सकती है, वो बनवाए। तो काफ़ी सारा उस पर इम्प्लीमेंट वो चीज़ें थी। अच्छा, मैं जब वहाँ पे लेके गया दोबारा लगाने के लिए, वही फिर इशू सिक्योरिटी अरेंजमेंट, 14 घंटे सारा कुछ, जब सफ़र करके वहाँ दोबारा पहुँचे, तो जब उन लोगों को टांगे लगनी शुरू, तो मैं फिर भी साथ थे, मैं साथ गया दोबारा, ऑब्वियसली, मतलब इसलिए क्योंकि ये वो चीज़ थी जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत ज़्यादा करीब थी, और मैं भी खुद देखना चाह रहा था उन बच्चों की, उन लोगों की ज़िंदगी में मोमेंट क्या है जब उनको लगती हैं टांगे। भाई यकीन जानिए, जब उन लोगों को वो टांगे लगी ना, और पहली दफ़ा जिस शख्स को टांगे लगी, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, एक शख्स को मैंने भी लोग देख रहे हैं, चल रही है, मैंने लोगों को जब वहाँ चलते देखा ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि आप किसी के बेहतरीन किस्म की अगर गाड़ी में नई गाड़ी लेना और उसको भगाते हुए जो आप फील कर रहे होंगे ना, वो बंदे जब चल रहे थे ना, एक शख्स ने दौड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने उसको पकड़ा, मैं क्या कर रहा हूँ, उसका ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे इतनी फ्रीडम मिली है, ये चॉइस मिली है कि मैं इस जगह से उस गेट तक अपनी मर्जी से अपने वक्त के हिसाब जा सकता हूँ। तो मैं क्या करोगे क्या? उसने कहा ट्रक ड्राइवरी।
मेरा ख्वाब है ज़िंदगी में कि अगर मेरी टांगें मिल गई तो मैं ट्रक का ड्राइवर बन जाऊंगा। अब मेरे पास ये टांग है, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मैं ट्रक ड्राइवरी सीखूंगा और गाड़ी चलाना शुरू करूँगा। तब मुझे एहसास हुआ कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने मुझे शायद इस काम के लिए क्यों भेजा वहाँ पे, और एक उस शख्स की ज़िंदगी में जो ट्रक ड्राइवर बनेगा उसकी ज़िंदगी में कितना एक फ़र्क इस आर्टिफिशियल लिम्ब की पड़ा होगा। रफीक भाई, ये शायद मौके पे अगर आप होते तो आप डेफिनेटली आप, मैंने तो वीडियो देख के, जब मैंने ये वीडियो देखी है, आई वाज मूव्ड, आई वाज टच्ड, और मुझे एहसास भी हुआ है, बहुत सारे लोगों को नहीं एहसास होगा, हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, हमारी टांगें हैं, लिबर्टी है, ये आप कह सकते किसी का सहारा नहीं है। आई वाज ग्रेटली टच्ड, बच्चों को देख के उनके चेहरों पर खुशी देख के मैं खुद आई वाज अ बिट इमोशनल एज वेल, कि हमें तो एहसास ही नहीं है कि चीज़ होती क्या है। आपने कुछ उनको ट्रेन भी किया कि कैसे यूज़ करना है? ज़बरदस्त चीज़। अब मसला ये था कि जब ये टांगें लग गई उसके बाद उनको 4 दिन के लिए हमें ट्रेन करना पड़ गया। अब डेरा बुगटी के अंदर सारी टीम को, डेरा बैतुल माल की टीम और पीपॉज की टीम, वो 4 दिन तक वहाँ रही। उनको मसले के जिनके फर्जम टांग लगी है वो पहले चलते साथ नॉर्मली गिर भी जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में चलने का एहसास इतना सामने है। जैसे छोटा बच्चा पहली दफ़ा चले वो गिर ही जाना था, तो उनको वो थोड़ा सा ना ब्रीफ करना था कि पाँव कैसे सीधा रखना है, कदम जमा के कैसे रखना है, अपनी जिस्म को कैसे बैलेंस करना है। तो 4 दिन तक हमने उनको ट्रेन किया, 110 लोगों। अब मजे की बात, जिस दिन ये कैंप था उस दिन तकरीबन 100 के करीब वो दोबारा लोग आ गए, नए आ गए कि जी। और ये वो पहले 3 सालों में से नहीं थे, ये वो लोग थे जिनको इन लोगों ने बताया कि हमारी टांग तो बन चुकी है, तुम चाह गए। अब वो इतनी बड़ी डिमांड जो थी, मैं खुद परेशान हो गया कि ये, लेकिन खैर मैंने अल्लाह से वादा किया कि ये जो 100 हैं इनके साथ, क्योंकि अल्लाह ने वसीला हमें बनाया, किसी तौर पर ना नहीं करें, हमने उनके भी साइज़ ले लिया। अच्छा, हमने उनके भी साइज ले लिए। अब इंशाल्लाह खैर मुझे जाने के पैसे हैं या आप डोनेशन के लिए अपील करेंगे कि बैतुल माल को लोग क्यों मुखैर हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे हैं इस तरह का जेन्युइन काम अगर पाकिस्तान में जैसे देख रहे हैं, तो आपको अपील करें। मैं अपील तो खैर कर सकता हूँ कि आप आए हमारे साथ बैतुल माल को इसके वो दे साथ, लेकिन मजे के इन 100 के लिए ना, मैंने यकीन करे पहले दिन ही अपने मुल्तान में एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने कहा 1 करोड़ रुपए कोई बड़ा इशू नहीं, ये तमाम के तमाम टांगे मैं खुद ही एक बंदा लगवा देगा। मुल्तान के आपके मुल्तान के, हमारे मुल्तान के एक बंदे ने कहा मैं सारी की सारी टांगे खुद लगवाना, 1 करोड़ रुपए उसने लगवा के दिए। उन्होंने कहा मैं खुद सारी पेमेंट करूंगा, सारी टांगे अगली जो तुम्हारी लगनी है सारी पेमेंट मैं खुद करूंगा। ये जो वीडियो देखने के बाद उसने खुद फैसला किया, तो मैं उसमें बैतुल माल शेयर करने में हर नहीं, वो शायद एनोनिमस रहना पसंद कर रहे हैं। बाद में बताऊंगा, उनकी मर्जी। कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि अगर आप कोई चैरिटी करते हैं या नेकी करते हैं ना, तो बताने में हर्ज नहीं है। वो आपकी नीयत पे होता है। अगर आप आके किसी को आपने इंसल्ट करनी है जिसको फायदा हो रहा है, या उसको थोड़ी सी उसकी इज्जत नफ्स उसकी मजरूर ना हो, अदरवाइज कुरान पाक में है, आप चैरिटी करना चाहते हैं दिखा के कर लें, अगर खुदा को इससे कोई मसला नहीं है। मजे की बात ये हम इंसानों को हो तो हो, कुरान पाक में लिखा हुआ है बाकायदा तौर पर कि आप किसी की इज्जत आपको नफ्स नहीं हो रही तो आप चैरिटी को शो कर सकते हैं, नेकी को बढ़ाना चाहिए। वो उन्होंने एक्चुअली ताकीद ऐसे की थी। मजे की बात ये कि उन्होंने ये भी कहा कि जो पनाहगाह मुल्तान में बनेगी वो भी मैं ले लूंगा, तो वो बहुत ज्यादा लोग इस तरह करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे उसका। खैर, उस पर दूसरा आपने ये कहा कि इसका कि ये टांग बड़ी ये वजनी होती है, तो ये कैसे? इसमें टेक्नोलॉजीज हैं। आप जैसे देखते हैं कि एक सुजुकी मेहरान है, एक सिविक है, होंडा सिविक है, टोयोटा करोला है। अब गाड़ी तो वही है जो 4 टायरों पे चल रही, वो इंजन है, 800 का इंजन है, किसी में 13 सीसी, किसी में 2000 सीसी। उसमें पावर लीवरेज बढ़ती जाती है, किसी में वो आपका पावर स्टीयरिंग हो जाता है, किसी में ऑटोमेटिक विंडोज़ हो जाती हैं। इसी तरह ये जो आर्टिफिशियल लिम्स है ना, इसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। अच्छा। जो सस्ती क्वालिटी उसमें वजन ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें लोहा इस्तेमाल होता है। जो प्रोस्थेटिक महंगे होते हैं उसमें वो एक स्पार्क करके तांबा इस्तेमाल करते हैं, मेटल इस्तेमाल की, जिसका लाइट वेट होते हैं और फिर वो फ्लेक्सिबल। अगर आपका घुटना जो है ये नॉर्मली बेंड होकर अगर ऐसा हो गया तो इसकी टांग सीधी करने के लिए वो एक खास किस्म का मटेरियल बॉट्स इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट भी हो सकती है। सो अगर बैठे हैं तो उसने टांग टेढ़ी कर ली, अगर वो खड़ा ना चाहेगा तो टांग सीधी करके खड़ा भी हो सके, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। सो उसमें अगर सस्ती टांगे जो बनती है नॉर्मली, वो तो रहीमियर खान वगैरह से लोग पैसे भर के बनवा रहे थे। इसमें हमने जर्मन टेक्नोलॉजी के जो बॉट्स है वो इस्तेमाल किए ताकि अगर एक शख्स को जिंदगी भर यही टांग ही रहनी है, उसको अब दोबारा कोई शख्स दोबारा ये टांग नहीं लगाएगा। तो हमने बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की कि अगले 10, 20, 30 साल तक पानी भी लगे। क्या है इसकी नॉर्मली इसकी लाइफ ऐसे 10 से 15 साल होती है, लेकिन अगर केयर से इस्तेमाल किया जाए तो 20 से 25 साल। उसकी वजह ये कि जो मेटल जितने हैं इनको कोरोजन हो सकती है, इनको रंग लग सकता है। लेकिन जो मेटल हमने इस्तेमाल किया है ये पानी से, क्योंकि इन लोगों ने नहाना तो है, तो पानी से इनकी इतनी ज़्यादा कोरोजन नहीं होगी। सो हमारी उम्मीद है कि बलोचिस्तान जैसे इलाके में जहाँ पे इतनी बारिशें नहीं होती, इतना लोगों
क्योंकि पानी के वहाँ पे ना ये वाटर स्ट्रिकन एरियाज भी हैं, तो पानी होता भी नहीं, लोग इतना ज़्यादा वह पानी पे इस्तेमाल भी नहीं करते। तो इनकी लाइफ 20 से 22 साल तमली हो जाएगी। 20 से 22 साल 22 साल एक ज़िंदगी है। अब इसमें जो सबसे बड़ा इशू, फिर आप माशाल्लाह खुद टेक्निकल इशू है कि एक बच्चे को हमने टांग लगा दी उसकी हाइट के हिसाब से कि उसकी इस एक टांग का साइज़ है 1.5 से 2 फुट का, दूसरी टांग में हमने 2 फुट की बना दी। अब वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा। अब ये टांग तो बड़ी हो रही, इस टांग ने इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होना, एक लेवल पे आए। सो उन बच्चों के लिए हमें 5 साल बाद जाके दोबारा वो टांग चेंज करनी पड़े, अदरवाइज उनका लिम्प आ जाएगा। ये कॉन्टिन्यूस एक वो पैशन है। मैं वो बताऊँ 5 साल बाद कोई आप जैसा इतना इस पे सेंसिटिव आदमी जिसने सारे कुछ किए हैं, या कुछ लोग किसी को ये याद ही नहीं रहा कि बच्चे हैं वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, 5 साल बाद उनकी टांगें जो हैं वो उनके लिए शायद वो हो जाए, यूजलेस हो जाएं। तो बच्चे जिनको इतनी एक आज़ादी मिली, मैं अभी से एक उसका फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको ये एक फ्रीडम मिली, 5 साल बाद फिर उनको घर बैठना पड़ जाएगा। तो इसका कोई लॉन्ग टर्म कोई इसका सोल्यूशन कोई एनीथिंग? मुझे लगता है पाकिस्तान में तो लोग यहाँ पे हुकूमतें ब्यूरोक्रेसी तो बड़ा जल्दी भूल जाती हैं। काम कोई भी हो उसके लिए पैशन चाहिए होता है। एंड मैं समझता हूँ कि MD बैतुल माल की जो पोस्ट है ना, ये नौकरी नहीं है, ये एक पैशन है। एंड आई एम श्योर, मैं अल्लाह से उम्मीद है कि इस ओहदे पे मेरे जब मैं चला जाऊंगा उसके बाद भी शख्स आएगा वो इतना ही पैशनेट होगा, और उम्मीद है ऐसे ही लोग आते हैं। उसकी ये जो सीट है ना, इसमें पॉलिटिकल पोस्टिंग जब भी आप कर रहे होते हैं, यह गवर्नमेंट की मर्जी होती है, तो उम्मीद है कि ऐसे लोग ही आते हैं जो इतना शौक रखते हैं, और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। लोगों की मिजरीज देख के ना मैंने देखा है कि पहले ज़ुमरूद खान साहब थे, हालांकि उनका अपना एक अलग इमेज था। जब आप आते हैं, एंटर होते हैं, लोगों की मिजरी देखते हैं, तो लोग चेंज भी होते हैं, ट्रांसफॉर्म भी होते हैं। जैसे उन्होंने स्वीट होम वगैरह जो था उसको आकर यतीम खाने को उन्होंने ओनरशिप दी, अपने भी बहुत सारे उन्होंने वसाइल के बच्चों के साथ उनका सारा हुआ है। आपको भी इस तरह को फील होते ट्रांसफॉर्मेशन इन 2 सालों में, कि आपको फील होता हो कि नहीं यार ये है यहाँ पे लोग चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गार्ड हैं, तो मुझे इन्हीं के साथ ये अटैच रहना है, ज़िंदगी में मैंने इन्हीं के लिए काम करना है? रोबी, जब इस सीट पे बंदा बैठा होता है ना, तो डेली इस किस्म के डिफरेंट इश्यूज आते हैं जिसको देख के ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक कैंसर का पेशेंट आया एक 5 मिनट पहले, तो उसने कहा जी मेरे जब मैदे का कैंसर हो गया तो मैंने नूरी में या अनमोल अस्पताल में इलाज कराना है, 6 लाख रुपए का इलाज है, और अगर कल से कीमो स्टार्ट ना हुई तो मैं स्टेज 3 से स्टेज 4 में चला जाऊंगा। आपने फौरी तौर पर उसकी एप्लीकेशन सबमिट करानी, क्योंकि अल्लाह ने आपको उसका वसीला बना दिया। अभी वो गए तो उसके बाद एक बेवा आ गई कि मेरे 2 यतीम बच्चे हैं, मैं इसको पाल नहीं सकती, आप इसे अपने यतीम खाने में रखें और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। अभी वहाँ से निकले नहीं थे, तो उसके बाद किसी ने कहा जी मेरा कॉकलर इम्प्लांट का एक आला लगवा दे, मेरा बच्चा जो है ना वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता। अगर वो सुन नहीं सकता तो बोल नहीं पाएगा सारी उम्र के लिए। हर 5 मिनट के बाद एक नई कहानी, एक नया शख्स लेके आता है। नहीं होते मतलब यार साइकोलॉजिकली, मैं मेंटली, आपको हकीकत बताऊं, मैं हर शख्स में, हर बुजुर्ग में अपने माँ बाप को देखता हूँ, हर बच्चे में अपने बच्चों को देखता हूँ, हर उस शख्स में जो सामने बैठा और मैं उसकी कुर्सी के अंदर अपने आप को बैठ जाता। आई जस्ट पुट माई सेल्फ इन हिज शू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त ये किस एगनी और पेन से गुजर रहा है। और मैं अगर उसको फील कर जाता हूँ तो मेरे स्टाफ को पता है, मैं इतना सेंसिटिव हूँ कि अगर किसी चीज़ को मैंने कह दिया ना कि कल सुबह इसको कीमो लगनी है और पेमेंट होनी है। ऐसा वाकया लास्ट पे इन 2-2.5 सालों में जब से आप इसके चेयरमैन बने बैतुल माल के, कोई ऐसा वाकया जो सबसे ज़्यादा आपके लिए यादगार हो, जो आपका मतलब है आप समझते हो कि अचीवमेंट है बैतुल माल की आपकी, एनीथिंग? ये एक तो ये है डेरा बुगटी के अलावा, डेरा बुगटी इज अ बिग थिंग, आई मस्ट से दैट्स द रीजन वी आर सिटिंग हियर। इसके अलावा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जब कॉकलियर इम्प्लांट का हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब कॉकलियर इम्प्लांट $10,000 का एक आता है। अच्छा, 10,000 बच्चों को जो आला लगता है, और एक कान का सिर्फ $10,000, 2 का लें तो $20,000, तो वो 16 लाख रुपए का। तो उसका मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो मैंने लोगों से आपके प्रोग्राम के थ्रू और बाकी मीडिया कैंपेन पे प्रोग्राम लॉन्च किया कि मेहरबानी करें हम इसके लिए कैंपेन हो। तो एक दिन मैं दफ्तर में बैठा था तो मुझे मेरे स्टाफ ने कहा कि सर एक फैमिली आपसे मिलने के लिए आई है। जैसे रूटीन में वैसे नॉर्मली मैंने कहा अच्छा मैं ये फाइलेंस निकालूं बोलता, तो मैंने उनको तकरीबन 15 से 20 मिनट या प्रॉब्ली आधा घंटा इंतज़ार करवाया। मैंने कहा उनका चाय से पूछ लें। आधे घंटे बाद जब सारा स्टाफ चला गया तो एक मिस्टर एंड मिसेस, एक फैमिली पूरी और उनके साथ एक बेटी भी थी, वो आके वहाँ बैठ गए। तो उन्होंने खामोशी से कहा कि जी हम जो है ना बैतुल माल को अपनी इस साल की ना डोनेशन देना चाह रहे हैं। अच्छा। तो मैं कहा जी सर आपने फैसला क्यों किया? उन्होंने कहा जी पिछले साल हमने अपनी ज़कात एक इंस्टीट्यूशन को दी थी, मैं उसका नाम नहीं लूँ, और बहुत बड़ी ज़कात थी उनको इंस्टीट्यूशन को दी थी। इस साल मैंने अपनी बेटी से पूछा कि हमें ज़कात किसको देनी चाहिए, तो उसने कहा कि सर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब वज़ीर आज़म इस मुल्क का, और बैतुल माल उसका वाहिद इदारा है जो आगे सोशल वेलफेयर में कहा आप अपनी ज़कात इसको दे दे। तो हमने फैसला किया ज़कात आपको देंगे। तो उन्होंने एक चेक लिखा। अच्छा। वो चेक लिखना तो ऑब्वियसली थोड़ा सा दूर था, तो मैंने दूर से देखा तो शायद मुझे ऐसे लगा कि वो ना 11 लाख रुपए की अमाउंट थी।
मैंने दूर से देखा, मैं 11 लाख, मैंने सर आपका बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच, आपने इस कॉज के लिए समझा। अचानक मैंने वो मिलियंस वाले गौर से देखे तो मुझे गलती, मैंने दूर से देखा वो तो 110 मिलियन 11 करोड़ रुपए। तो उन जो आके 11 मैंने गौर से देखा तो उन्होंने कहा हमारी इस साल की ज़कात इतनी बनती है। तो मेरी बेटी ने कहा कि ये आपने बैतुल माल को देनी है। बहुत बड़ा ट्रस्ट है, क्योंकि हम तो ये लोग आपको याद हो बैंकों से जाके पहले पैसे निकलवा लेते हैं कि जनाब की ज़कात कट जाएगी और बैतुल माल को चली जाएगी। बहुत सारा मिसयूज़ आती थी, खबरें आती थी। यकीन करेंगे मैंने उस शख्स फोटो खींचा, उसके चेक जब वो चले गए, शुक्रिया अदा करने, उसका फोटो खींचा और मैंने प्राइम मिनिस्टर को व्हाट्सएप किया। मैं कहा सर दिस इज़ एंटायरली बिकॉज ऑफ योर क्रेडिबिलिटी कि आज पाकिस्तान में एक सरकारी इदारे को लोग 11 करोड़ रुपए अपनी ज़कात देते, ये नहीं शक पड़ा उसको कि वो पैसे खा जाएंगे या उसने कहा ये सबसे बेहतरीन इदारा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसका हुक्मरान है इस वक्त का और इसके पैसे के ऊपर वो ईमानतदार है, ये आपकी वजह से। तो प्राइम मिनिस्टर मुझे थम्स अप उस दिन भेजा था। दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट जो मैंने कभी मैनेज नहीं किया। माजी में मुझे याद है, मैंने स्टोरीज की हुई है बैतुल माल के पैसों पे, यहाँ पे इवन आपकी हज और उम्रे भी होते रहे, बड़े बड़े लोग करते रहे, वो एक अलग स्टोरी है। बट थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटली मूव्ड एंड टच्ड। और आपका मुझे फील हुआ है कि कैसे एक पैशन और जज्बे के साथ इसको, ये फैमिली को भी सलाम जिन्होंने 11 करोड़ रुपया दिया, और आपके मुल्तान के उस दोस्त को भी सलाम जिसने ये कहा कि अगले 100 जो वहाँ पे लोग हैं डेरा बुगटी में, उनका 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा। और मैं भी, मेरा ख्याल है, लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें सामने आएँ और डेरा बुगटी में जितने ये बता रहे हैं 300-400 के करीब लोग हैं, उनको डोनेशन दें और ये तसल्ली रखें कि आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे और बिल्कुल प्रॉपर जगह पर आके पैसे खर्च होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।